नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSEL एक बड़े सपने से निकला था। इसका उद्देश्य था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां हर कोई आसानी से ट्रेड कर सके बिना किसी बाधा के। एक ऐसा मार्केट जहां सब एक साथ ट्रेड कर सकें, चाहे वो छोटे किसान हों या बड़े व्यापारी। NSEL ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का सपना देखा था जो सबको एक समान अवसर दे। इसने एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चर्ड चीजों के व्यापार के लिए एक सिंपल प्लेटफॉर्म का वादा किया। यह प्लेटफॉर्म किसानों और मैन्युफैक्चरर्स को सीधे बायर्स से जोड़ने का काम करता था। 2008 में शुरू हुआ NSEL का मकसद था भारत के कमोडिटी मार्केट में क्रांति लाना। इसने एक नए युग की शुरुआत की जहां ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को प्राथमिकता दी गई। ये प्रोड्यूसर्स और बायर्स के बीच का गैप कम करना चाहता था, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाना चाहता था। इसने व्यापार को सरल और सुलभ बनाने का वादा किया। जल्दी ही ये एक्सचेंज फेमस हो गया। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स सब इसके तरफ खींचे चले आए। NSEL ने एक नई उम्मीद जगाई और सभी को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया। इसके नए तरीके ने भारत के खेती बाड़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया। किसानों को लगा कि अब उनके उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा और उनकी मेहनत का फल मिलेगा। NSEL की शुरुआती कामयाबी ने कमोडिटी ट्रेडिंग को मॉडर्न बनाने की उम्मीद जगाई। इसने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यापार को और भी आसान और सुरक्षित बनाया। इसमें किसानों को एम्पावर करने और सप्लाई चेन में बदलाव लाने की ताकत थी। इसने किसानों को सीधे बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का वादा किया। लेकिन इस चमकदार एंटरप्राइज के पीछे एक आंधी आने वाली थी। सब कुछ उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। कई लोगों को पता नहीं था NSEL की नींव ही कमजोर थी। इसके पीछे कई समस्याएं छुपी हुई थीं जो जल्द ही सामने आने वाली थीं। जल्द ही ये एक ऐसे क्राइसिस में बदलने वाला था जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख देगा। इसने सभी को चौंका दिया और एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। 2013 में NSEL का बनावटी रूप टूट गया और धोखे और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जाल सामने आया। एक्सचेंज अपने पेमेंट्स नहीं कर पाया, जिससे मार्केट में पैनिक फैल गया। जो इरेगुलरिटीज की विस्पर से शुरू हुआ था, वो जल्दी ही एक बड़ा क्राइसिस बन गया। जिन इन्वेस्टर्स ने अपनी सेविंग्स इस एक्सचेंज में लगाई थीं, वो बहुत परेशान हो गए। इस क्राइसिस की इमीडिएट वजह नए कॉन्ट्रैक्ट्स का रुकना था। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, ने NSEL के कामकाज पर कंसर्न्स उठाए थे। इस सस्पेंशन ने NSEL के फाइनेंसेस में एक बड़ा छेद दिखा दिया, जिससे वो इन्वेस्टर्स के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाया। इस क्राइसिस ने क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस और ड्यूबियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का एक जटिल जाल सामने ला दिया। NSEL क्राइसिस के केंद्र में कई लोग शामिल थे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड यानी FTIL, जो NSEL की पेरेंट कंपनी थी, ने एक अहम भूमिका निभाई। FTIL के मास्टरमाइंड जिग्नेश शाह को इस एम्बिशियस लेकिन अनफॉर्चुनेट वेंचर का आर्किटेक्ट माना गया। ब्रोकर्स, जिन्हें एक्सचेंज पर ट्रेड्स फैसिलिटेट करने का काम सौंपा गया था, वो भी इस क्राइसिस में फंस गए। कुछ ने एलिजिडली इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न्स का लालच दिया, जिससे आग में घी का काम हुआ। डिफॉल्टर्स यानी वो बोरोवर्स जिन्होंने NSEL प्लेटफॉर्म पर कमोडिटीज के अगेंस्ट लोन्स लिए थे, वो मेन फिगर्स बनकर उभरे। इन बोरोवर्स में से कईयों के NSEL और FTIL से क्लोज टाइज थे और उन्होंने एलिजिडली सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया। उन्होंने बड़े लोन्स लिए थे, अक्सर अंडरलाइंग कमोडिटीज की वैल्यू से भी ज्यादा। जैसे जैसे NSEL क्राइसिस गहराता गया, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इस बड़े फ्रॉड के पीछे की सच्चाई जानने के लिए इन्वेस्टिगेशंस शुरू की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे फाइनेंशियल क्राइम्स की जांच का काम सौंपा गया है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने ट्रांजैक्शंस के जटिल जाल की जांच शुरू की। इन्वेस्टिगेशंस ने एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टर्स को चीट करने का स्कीम सामने लाया। ED ने एक कॉम्प्लेक्स मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का खुलासा किया, जिसमें शेल कंपनीज के थ्रू पैसा निकाला जा रहा था। EOW, जो केस के क्रिमिनल एस्पेक्ट्स पर फोकस कर रही थी, ने फोर्ज्ड वेयरहाउस रिसीट्स और नॉन एग्जिस्टेंट कमोडिटीज का पता लगाया। की प्लेयर्स, जिनमें जिग्नेश शाह और कई ब्रोकर्स शामिल थे, को फ्रॉड, चीटिंग और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। सेक्शन 5, इंसाफ का लंबा रास्ता, कानूनी लड़ाई शुरू। NSEL क्राइसिस ने कई लीगल बैटल्स शुरू कर दिए, जिसमें इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और अक्यूज्ड एक लंबी कानूनी लड़ाई में फंस गए। बॉम्बे हाई कोर्ट एक मेन बैटल ग्राउंड बन गया, जहां जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के लिए कई पिटिशंस फाइल की गईं। इन्वेस्टर्स, जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी थीं, ने कॉम्पेंसेशन और परपेट्रेटर्स के खिलाफ
जल्द एक्शन की मांग की। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 63 मून्स टेक्नोलॉजीज, जिसे पहले FTIL के नाम से जाना जाता था, को फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू करने की परमिशन दी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चिदम्बरम ने इरेगुलरिटीज के बारे में जानते होते हुए भी NSCL को एक्सटेंशंस दी थीं। सेक्शन 6, मुसीबत में इन्वेस्टर्स क्राइसिस का इंसानी नुकसान। NSCL क्राइसिस का थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिनमें से कई स्मॉल टाइम ट्रेडर्स और फार्मर्स थे जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स इन्वेस्ट की थीं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के उनके सपने रातों रात टूट गए और वो फाइनेंशियल रूइन से जूझने लगे। इस क्राइसिस ने इंडिया के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट किया। इन्वेस्टर ग्रुप्स जैसे NSCL इन्वेस्टर्स फोरम NIF और NSCL इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप NIAG अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए उभरे। उन्होंने प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए, अथॉरिटीज को पिटिशंस दिए और अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए लीगल रिकोर्स की मांग की। इस क्राइसिस ने स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स और बेटर फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत को अंडरस्कोर किया। सेक्शन 7, रेगुलेटरी ओवरसाइट्स, एक कमजोर सिस्टम। NSCL क्राइसिस ने रेगुलेटरी ओवरसाइट्स को एक्सपोजे किया, जिसकी वजह से ये फ्रॉड सालों तक चलता रहा। इस क्राइसिस ने फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और दिखाया कि कैसे रेगुलेटरी बॉडीज की नाकामी ने इस समस्या को बढ़ावा दिया। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन FMC, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, को इस क्राइसिस को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने में नाकाम रहने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। FMC की नाकामी ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमजोरियों को और भी उजागर किया। इस क्राइसिस ने बेटर रेगुलेटरी स्क्रूटनी और मोर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स की जरूरत को सामने लाया। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि रेगुलेटरी बॉडीज को और भी सशक्त और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, भी इस डिबैकल में अपनी रोल के लिए स्क्रूटनी के घेरे में आया। SEBI की भूमिका पर सवाल उठे और उसकी कार्यक्षमता पर भी डाउट्स पैदा हुए। SEBI ने NSCL को FMC के रेगुलेटरी एम्बिट के अंडर ऑपरेट करने की परमिशन दी थी, जिससे एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एडिक्वेसी पर क्वेश्चंस उठे। इस डिसीजन ने रेगुलेटरी बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी को भी उजागर किया। इस क्राइसिस ने डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की मांग को बल दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रेगुलेटरी बॉडीज के बीच बेहतर तालमेल होता तो शायद इस क्राइसिस को टाला जा सकता था। सेक्शन 8, नुकसान से सीख, भविष्य को सुरक्षित करना। NSCL क्राइसिस रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट, इफेक्टिव रेगुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के महत्व की याद दिलाता है। ये फाइनेंशियल मार्केट्स में बेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को हाईलाइट करता है। इस क्राइसिस से सीखे गए लेसन्स का इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस क्राइसिस ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करने, इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ाने और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत को अंडरस्कोर किया। इसने एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क के महत्व को हाईलाइट किया, जो स्विफ्ट जस्टिस इंश्योर करता है और फ्यूचर रॉन्ग डूइंग्स को रोकता है। NSCL क्राइसिस, जो इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक काला अध्याय है, एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करता है। सेक्शन 9, आगे देखते हुए भरोसा फिर से बनाना। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है। NSCL क्राइसिस ने इंडिया के कमोडिटी मार्केट की नींव हिला दी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम किया और फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी पर क्वेश्चंस उठाए। इस संकट ने न केवल बाजार को प्रभावित किया, बल्कि आम लोगों के विश्वास को भी गहरा धक्का दिया। इस क्राइसिस के बाद ट्रस्ट को रीबिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ये केवल फाइनेंशियल मेजर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हों। गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सिस्टम में फेथ रिस्टोर करने की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की मांग करता है, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाए। रेगुलेटरी ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी के कल्चर को बढ़ावा देना ट्रस्ट रीबिल्ड करने की दिशा में क्रूशल स्टेप्स हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है, ताकि इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। NSCL क्राइसिस, हालांकि इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है, पास्ट मिस्टेक्स से सीखने
और स्ट्रॉन्गर बनकर उभरने का मौका देता है। यह एक रिमाइंडर है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी कितनी हानिकारक हो सकती है। राइट रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करके और अकाउंटेबिलिटी के कल्चर को बढ़ावा देकर इंडिया एक मोर रेजिलिएंट और ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश कर सकता है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन कलेक्टिव विल और सही दिशा में कदम उठाने से यह संभव है।